डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। आज हम न्यूट्रॉन की डिस्कवरी पढ़ेंगे। इससे पहले दो पार्टिकल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये हम पढ़ चुके हैं। 1896 में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डिस्कवर हो गए। तो 1896 से लेकर 1932 तक यही कंसिडर किया जाता रहा कि एटम में सिर्फ दो पार्टिकल हैं, एक है इलेक्ट्रॉन और दूसरा है प्रोटॉन। 1911 में रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया जिसमें न्यूक्लियस की डिस्कवरी, इसके बाद हम पढ़ेंगे भी। तो एक चीज़ उसने कही कि एटम के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सेंटर में हैं और इलेक्ट्रॉन जो हैं उस सेंटर के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं। अगर तो ये कोई पूछे आपसे कि न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किया, वो है चैडविक। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में किसने बताया, तो ये रदरफोर्ड ने कहा। रदरफोर्ड ने ये कहा था कि एटम के अंदर जितने भी पार्टिकल हैं, उस वक्त न्यूट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ था, लेकिन एक बात उसने कह दी थी कि एटम के अंदर जितने भी पार्टिकल हैं वो सेंटर में ही हैं और इलेक्ट्रॉन जो हैं उसके गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं। तो 1932 में चैडविक साइंटिस्ट थे, इन्होंने न्यूट्रॉन जो है डिस्कवर कर लिया। अब न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किस तरह से हुई? रेडियो एक्टिव एलिमेंट की डिस्कवरी के बाद न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ। यानी न्यूट्रॉन की डिस्कवरी में रेडियो एक्टिव एलिमेंट से निकलने वाली जो रेडिएशंस हैं, यानी अल्फ़ा पार्टिकल्स, उनका बड़ा रोल है। क्या किया इसने अपने एक्सपेरिमेंट में? अल्फ़ा रेज़ को, ये अल्फ़ा रेज़ हैं जो पोलोनियम से निकल रही हैं, इसको ब्रिलियम मेटल है इसके ऊपर बम्बार्ड किया और ये देखा कि ब्रिलियम से भी रेज़ निकल रही हैं। अब ब्रिलियम से जो रेज़ निकल रही हैं इनको इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में पास किया गया, तो ये इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होती। इसका मतलब है अल्फ़ा रेज़ जो हैं जब ब्रिलियम में से पास होती हैं तो ब्रिलियम से रेज़ निकलती हैं। ये रेज़ जो है इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होती, तो इसका मतलब है कि ये अल्फ़ा रेज़ नहीं है, ये कोई और है। गैमा रेज़ भी हो सकती हैं, न्यूट्रल क्योंकि इनमें कोई चार्ज नहीं था, नो चार्ज, तो ये गैमा रेज़ हो सकती हैं या कोई और हो सकती हैं। अब ये चेक करने के लिए कि गैमा रेज़ हैं या कोई और हैं, एक और एक्सपेरिमेंट किया कि इन रेज़ को जो ब्रिलियम से निकल रही हैं पैराफिन पे बम्बार्ड किया। यानी ब्रिलियम से निकलने वाली रेज़ कहाँ के हिट कर रही हैं? पैराफिन पे। अब पैराफिन से क्या चीज़ निकल आई? पैराफिन से प्रोटॉन निकल आए। अब प्रोटॉन जो पैराफिन से इमिट हुए ये इंडिकेट करते हैं कि ये गैमा रेज़ नहीं है। क्यों? गैमा रेज़ नॉन मटेरियल होती हैं और प्रोटॉन जो है इनका हैवी मास है। इसका मतलब ये है कि यहाँ कोई पार्टिकल हैं जो पैराफिन के साथ हिट करते हैं और पैराफिन से पार्टिकल ही, प्रोटॉन जिनका अच्छा खासा मैस होता है, वो निकालते हैं, तो फिर गैमा रेज़ नहीं हो सकती। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे आप बचपन में बंटे खेलते होंगे। बंटे जानते हैं ना सब, हम भी खेलते थे। तो क्या करते थे कि दरमियान में सर्कल के एक लाइन लगानी और इसके ऊपर बंटे रखने और यहाँ से एक बंटा जो होता था जिसका साइज़ इनके बराबर ही होता था, ये हिट करते थे और ये जो रेड है ये बाहर आ जाता था। तो सेम ऐसे ही है कि ये जो न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं ये पैराफिन से हिट करते हैं और इससे प्रोटॉन निकलते हैं। तो इस तरह से प्रोटॉन जो हैं जब निकले तो ये जो है कंसिडर किया गया कि ये जो ब्रिलियम से निकलने वाली रेज़ हैं ये पार्टिकल नेचर रखती हैं और ये न्यूट्रल पार्टिकल हैं। तो न्यूट्रल से नाम न्यूट्रॉन पड़ गया। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि एक घर में बेटा पैदा हुआ तो उन्होंने उसका नाम क्या रखा जी? मोहम्मद कामरान। फिर अल्लाह ताला ने उनको दूसरा बेटा दिया, उनका नाम क्या रखा? मोहम्मद उस्मान। फिर तीसरा बेटा पैदा हुआ तो तीसरे बेटे का नाम इन्हीं नेमों की मुनासबत से रखा गया। वो क्या रखा गया जी? अदनान, मोहम्मद अदनान। तो देखें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन ये नाम रखे जा चुके थे। न्यूट्रल ये पार्टिकल्स हैं तो न्यूट्रल से उन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से मिलता जुलता क्या बन गया? न्यूट्रॉन।
तो न्यूट्रॉन जो है इस तरह से डिस्कवर हुआ और चैडविक को 1935 में नोबेल प्राइज़ से भी नवाजा गया। अब ये जो न्यूट्रॉन हैं इनकी क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं, न्यूट्रॉन की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, देखें। अब इसी एक्सपेरिमेंट को हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हीलियम जो है ये अल्फ़ा पार्टिकल को रिप्रेजेंट करता है, बेरिलियम इस पर हिट किया गया तो ये कार्बन में चेंज हो गया और न्यूट्रल पार्टिकल बाहर आ गया, ठीक है। दिस इज़ न्यूक्लियर रिएक्शन। तो ऑर्डिनरी रिएक्शन में और न्यूक्लियर रिएक्शन में ये फ़र्क होता है कि न्यूक्लियर रिएक्शन में न्यूक्लियस इन्वॉल्व होता है, न्यूक्लियस चेंज हो जाता है तो फिर एलिमेंट चेंज होगा। ऑर्डिनरी रिएक्शन में न्यूक्लियस में कोई चेंज नहीं आती, सिर्फ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, तो इसलिए एलिमेंट नहीं चेंज होता। यहाँ एलिमेंट देखें चेंज हो गया, बेरिलियम से कार्बन बन गया। अगर इन न्यूट्रल पार्टिकल को नाइट्रोजन के ऊपर हिट किया जाए, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 एटॉमिक मास, तो ये किस में चेंज होता है, बोरॉन और इसके साथ साथ अल्फ़ा पार्टिकल, यानी अल्फ़ा पार्टिकल ये मिट हो गए। अगर अल्फ़ा पार्टिकल न्यूट्रॉन को निकाल सकता है तो न्यूट्रॉन जो है अल्फ़ा पार्टिकल को निकाल सकता है। क्लियर हो गया। अब एक और एक एक्सपेरिमेंट था, कॉपर 2965, इस पे न्यूट्रॉन जो है तो ये किस में चेंज हो जाएगा, कॉपर 2966। तो ये कॉपर 2966 और कॉपर 2965 क्या है, दीज आर आइसोटोप। आइसोटोप याद रखें एक ही एलिमेंट होता है, एक ही एलिमेंट के एटम्स होते हैं। आइसोटोप, इसका भी आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं क्या होती है आइसोटोप। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। उनमें न्यूट्रॉन जो हैं उनका नंबर डिफरेंट होता है लेकिन प्रोटॉन का नंबर एक जैसा होता है। आपने हाइड्रोजन के आइसोटोप सुने होंगे, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप है। तो हाइड्रोजन 1 जिसको प्रोटियम कहते हैं, इसमें एक प्रोटॉन है, ड्यूट्रियम जिसमें एक प्रोटॉन है, इसके बाद एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक जैसे हैं तो इसलिए एलिमेंट नहीं चेंज होगा, लेकिन ड्यूट्रियम में एक न्यूट्रॉन भी है। और इसी तरह तीसरा जो आइसोटोप है ट्रिटियम, इसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन है। इसका मतलब ये हुआ कि आइसोटोप जो होते हैं इनमें प्रोटॉन एक जैसे होते हैं, न्यूट्रॉन एक जैसे नहीं होते। तो ये जो कॉपर 2966 है, कॉपर 29 और 65, दीज आर आइसोटोप, ठीक है। अब ये जो आइसोटोप है कॉपर का, कॉपर 2966, ये चेंज हो गया जिंक 3066 प्लस, यानी ये जो कॉपर और जिंक है इसमें क्या चीज़ एक जैसी है, कॉपर 2966, इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन कितने हैं, एटॉमिक नंबर जो है, नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है 29 है, न्यूट्रॉन कितने हैं 37 है, और जिंक 3066, इसमें प्रोटॉन कितने हैं 30, न्यूट्रॉन कितने हैं 36। अब इसमें देखें कि प्रोटॉन भी एक जैसे नहीं है, न्यूट्रॉन भी एक जैसे नहीं है, लेकिन इन दोनों का सम जो है, यानी प्रोटॉन न्यूट्रॉन का सम जो है 66 है, इधर भी 66 है। तो इन्हें क्या कहेंगे, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग different number of proton and neutron। इनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन देखें एक जैसे नहीं है, but their sum is equal, तो इनको क्या कहेंगे, these are isobar। तो आइसोबार में क्या होता है कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन एक जैसे नहीं होते लेकिन उनका सम एक जैसा होता है। अगर इनका सम जो है उसको हम
दूसरे सेंस में देखें तो उनका एटॉमिक मास जो है, यानी एटॉमिक मास, ये सेम, एटॉमिक नंबर डिफरेंट। और आइसोटोप के केस में एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक मास डिफरेंट। यानी इसकी जो डेफिनेशन है इसके ऑपोजिट भी आप लिख सकते हैं कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। और यहाँ क्या होंगे, एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। एक और टर्म भी इस्तेमाल होती है, वो है आइसोटोन। अब आइसोटोन क्या है? आइसोटोन जैसे देखें, हाइड्रोजन है, इसका आइसोटोप है ट्रिटियम, एक प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और बाद 1 इलेक्ट्रॉन है। हीलियम 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और बाद में 2 इलेक्ट्रॉन है जो रिवॉल्व कर रहे हैं। अब इसमें देखें कि न्यूट्रॉन एक जैसे हैं, न्यूट्रॉन इधर भी 2 हैं, इधर भी 2 हैं, दीज आर आइसोटोन। यानी आइसोटोन क्या होते हैं? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग डिफरेंट प्रोटॉन बट सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। यानी न्यूट्रॉन इनमें एक जैसे होंगे, दीज आर आइसोटोन। तो कॉपर जो है ये जिंक में चेंज होगा, और एक जो है ये जो इलेक्ट्रॉन होता है जो निकला है, दीज आर बीटा रेज, ये बीटा रेज है। तो बीटा रेज में और इलेक्ट्रॉन में क्या फ़र्क है? बीटा रेज भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन ये जो न्यूट्रॉन हैं बीटा रेज क्या होती हैं? इलेक्ट्रॉन। और ये जो इलेक्ट्रॉन हैं ये न्यूट्रॉन की डिसइंटीग्रेशन से बने। ये इलेक्ट्रॉन हुआ ये है कि कॉपर के न्यूक्लियस में एक न्यूट्रॉन किस में चेंज हो गया? एक प्रोटॉन में और एक इलेक्ट्रॉन में। ये जो प्रोटॉन है इसके न्यूक्लियस में ही रह गया। जब न्यूक्लियस में प्रोटॉन एक ज़्यादा हुआ तो एटॉमिक नंबर जो है 29 से 30 हो गया। और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बीटा रेज की शक्ल में बाहर निकल आया। यानी एक न्यूट्रॉन जो है आप लोग जानते हैं किससे बनता है? एक न्यूट्रॉन जब डिसइंटीग्रेट होगा, एक न्यूट्रॉन डिसइंटीग्रेट होता है तो ये किस में चेंज होता है? एक इलेक्ट्रॉन में, एक प्रोटॉन में, एक न्यूट्रिनो में और एनर्जी। तो ये जो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन की डिसइंटीग्रेशन से बना, ये बीटा रेज है। अब इलेक्ट्रॉन की जो न्यूट्रॉन के करैक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या हैं? जो स्लो न्यूट्रॉन होते हैं ये फिशन रिएक्शन को स्टार्ट करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा कैंसर के ट्रीटमेंट में भी जो है न्यूट्रॉन ये यूज़ किए जा सकते हैं। तो ये थी जी डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज़ डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है ये किस तरह से डिस्कवर हुआ? ये एक्सपेरिमेंट जो है ये 1932 में हुआ, क्योंकि हम वो अल्फ़ा पार्टिकल हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन यानी फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो ये जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं उनमें एटम के अंदर जो होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और भी हैं, लेकिन हमें उनसे गर्ज नहीं, हमने सिर्फ ये 3 ही पढ़ने हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब इनकी डिस्कवरी कंप्लीट हो गई। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बाद अब हम आते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है ये किस तरह से डिस्कवर हुआ? इन 1911 रदरफोर्ड, एक साइंटिस्ट, बहुत बड़ा नाम रदरफोर्ड का, इनको भी नोबेल प्राइज़ मिला। तो इनका एक्सपेरिमेंट क्या था? इन्होंने भी अपने एक्सपेरिमेंट में अल्फ़ा पार्टिकल जो है ये यूज़ की। देखिए जब भी कोई चीज़ डिस्कवर होती है ना नई, तो जो साइंटिस्ट होते हैं उस चीज़ को और एक्सपेरिमेंट में यूज़ करके और डिस्कवरीज कर लेते हैं। तो ये जो अल्फ़ा रेस थी, अल्फ़ा पार्टिकल, ये यूज़ किए रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में। और क्या किया? इन अल्फ़ा रेस को गोल्ड के ऊपर हिट कराया, गोल्ड फॉयल। कोई बच्चा बता सकता है कि गोल्ड को उसने क्यों सिलेक्ट किया रदरफोर्ड ने? और भी तो मेटल थी।
हाँ जी, कोई बता सकता है? अब एक बच्चे ने कहा है जी कि रदरफोर्ड जो है उसने गोल्ड को इसलिए इस्तेमाल किया कि उनकी जो बेगम थी उनके पास गोल्ड था। तो ये इसका आंसर नहीं है। तो गोल्ड जो है इसलिए उसने सिलेक्ट किया, एक तो गोल्ड के अंदर ये पार्टिकल ज़्यादा हैं, ये स्टेबल है और इसकी जो है फॉइल बनाई जा सकती है 0.0004 सेंटीमीटर थिकनेस की, यानी स्टेबल होगी। अल्फा पार्टिकल इसमें से गुजरेंगे तो ये डिस्ट्रॉय नहीं होगी, बाकी जो मेटल्स हैं उनकी तो एक फाइल नहीं बनती और फिर वो स्टेबल नहीं है। तो इसलिए इसने जो है ये सिलेक्ट किया और वो ये देखना चाहता था कि एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन किस तरह से अरेंज है, क्या स्कैटर्ड हैं या किसी खास तरतीब में हैं, ये चेक करने के लिए उसने एक एक्सपेरिमेंट किया और इसका रिजल्ट जो था फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर देखा। फोटोग्राफिक प्लेट इसके ऊपर इसका रिजल्ट देखा। इसने ये देखा कि मेजॉरिटी जो थी अल्फा पार्टिकल की इसमें से पास हो रही है और इधर हिट करती है। जो अल्फा पार्टिकल इस फोटोग्राफिक प्लेट पे हिट करते हैं तो इस हिस्से को ये इफ़ेक्ट कर देते हैं। तो इसने देखा ये सारा ऐसा इफेक्ट हो रहा है, तो इसने ये कंक्लूड किया कि अल्फा पार्टिकल जो हैं ये इसमें से एज सच पास हो रहे हैं। तो कंक्लूजन उसकी ये थी कि मोस्ट ऑफ स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी। इसका मतलब क्या है कि एटम के अंदर ये पार्टिकल जो हैं, कौन से पार्टिकल, उस वक्त दो ही थे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ये स्कैटर्ड नहीं है, इकट्ठे हैं, क्योंकि ज़्यादातर स्पेस जो है वो खाली है। एटम क्यों खाली है? क्योंकि ये अल्फा पार्टिकल इसमें से गुजर रहे हैं, डिफ्लेक्शन नहीं हो रही, बहुत कम डिफ्लेक्शन हुई, ये नहीं कि नहीं हुई, बहुत कम हुई, कुछ पार्टिकल जो थे वो डिफ्लेक्ट हुए। अब जो डिफ्लेक्शन है ये इंडिकेट करती है कि एटम जो है उसके सेंटर में ये पार्टिकल्स हैं। अब अगर ये सेंटर में ये पार्टिकल्स हों तो कैसे हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक जगह इकट्ठे हों, यानी नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज एक जगह इकट्ठे नहीं रह सकते। तो अब इसने जो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए नेचर से जो है जो सोलर सिस्टम का जो है कंसेप्ट, ये इस पे अप्लाई कर दिया। सोलर सिस्टम ये कि प्लैनेट्स जो होते हैं ये दूसरे के गिर्द रिवॉल्व करते हैं। तो रदरफोर्ड ने सोलर सिस्टम से ये आइडिया लिया कि ये जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है ये सेंटर पे इकट्ठे नहीं है, बल्कि क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो हैं, ये जो एटम का सेंटर है इसमें पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इसके गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? रिवॉल्व कर रहे हैं। प्रोटॉन सेंटर में है और इलेक्ट्रॉन जो है ये रिवॉल्व कर रहे हैं। भाई ये भी तो कह सकता था कि प्रोटॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन सेंटर में, ये बात उसने नहीं की। उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, प्रोटॉन सेंटर में है। इसकी वजह ये है कि अल्फा पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन पे भी पॉजिटिव चार्ज है। अगर प्रोटॉन जो हैं वो रिवॉल्व करते, प्रोटॉन हैवी भी होते हैं, तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा होती, डिफ्लेक्शन बहुत कम हुई। इसका मतलब है कि प्रोटॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं, प्रोटॉन जो हैं वो एटम के सेंटर में। इस सेंटर को, ये जो सेंटर है इसको जो है न्यूक्लियस का नाम, न्यूक्लियस का मतलब ये सेंटर है कि एटम के अंदर जितने पार्टिकल्स हैं वो सेंटर में हैं और इलेक्ट्रॉन जो हैं वो उसके गिर्द रिवॉल्व करते हैं। तो न्यूक्लियस में रहने वाले जो पार्टिकल्स हैं उनको क्या कहा उसने? न्यूक्लियॉन्स। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे सर सैयद कॉलेज के जो स्टूडेंट होते हैं उनको सर सैदियन कहते हैं, हार्वर्ड कॉलेज के जो हैं इनको हार्डवियन कहते हैं। मुख्तलिफ जो हैं जो कॉलेज के स्टूडेंट हैं उनको अपने कॉलेज की मुनासबत से नाम रखा होता है। जैसे मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में पढ़ा हूँ तो वहाँ पे जो है जो स्टूडेंट होते हैं उनको रावियन कहते हैं। तो न्यूक्लियॉन्स क्या हैं? न्यूक्लियॉन्स इलेक्ट्रॉन के अलावा जो पार्टिकल्स हैं एटम के अंदर वो क्या है? वो न्यूक्लियॉन्स हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन ये था कि ये तो मॉडल जो है प्रपोज हो गया, तो अब इसमें डिफेक्ट क्या हैं? आप लोगों को डिफेक्ट जो हैं 9th-10th में याद करा दिए जाते हैं। बच्चों से मैं पूछता हूँ क्या है जी? बस वो जो है ये कह रहे थे कि स्पेक्ट्रम का कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बता देते हैं और एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन जो है एमिट कर रहा है कंटिन्यूसली और अल्टीमेटली वो कोलैप्स कर जाता है, बस वो याद होता है। असल में एक थ्योरी है क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो है ये क्या है, एक चार्ज बॉडी है Q प्लस और दूसरी चार्ज बॉडी है Q नेगेटिव, ये अपोजिट चार्ज हैं। ये क्या कर रहा है, ये इसके गिर्द रिवॉल्व कर रहा है। अगर एक चार्ज पार्टिकल अपोजिट चार्ज पार्टिकल के गिर्द जो है रिवॉल्व कर रहा हो तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगी। इस अट्रैक्शन से इनके दरमियान डिस्टेंस जो है कम होता जाएगा और अल्टीमेटली ये कोलैप्स कर जाए। अगर आप ये थ्योरी इस पे अप्लाई करें रदरफोर्ड मॉडल पे, रदरफोर्ड मॉडल क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इस सेंटर के गिर्द रिवॉल्व करते हैं। अगर इस सेंटर के गिर्द रिवॉल्व करते हैं तो फिर इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, ये थ्योरी अप्लाई हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन जो हैं वो प्रोटॉन के साथ कोलैप्स कर जाएंगे। ठीक है, दिस इज अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी होती है, एक क्वांटम थ्योरी होती है। इन क्लासिकल में और क्वांटम में फ़र्क समझने के लिए एक बड़ी आसानी से जो है ये फ़र्क समझा जा सकता है। एग्जाम्पल क्या है कि एक बच्चा खड़ा है यहाँ पे, इसके पास दो ऑप्शन है नीचे आने के, या तो इन सीढ़ियों से नीचे आ जाए या ये यहाँ से स्लिप करके नीचे आ जाए। अगर ये स्लिप करके नीचे आता है तो ये क्लासिकल है, और अगर ये सीढ़ियों से नीचे आता है तो दिस इज़ क्वांटम। मेरा ख्याल आप समझ आ गया होगा फ़र्क दोनों में। क्लासिकल के कॉन्टीन्यूसली जो है वो नीचे आ रहा है। अगर हम ये थ्योरी अप्लाई करें कि ये चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है कॉन्टीन्यूसली, तो अट्रैक्शन से ये इसकी एनर्जी जो है कम होती जाएगी कॉन्टीन्यूसली और अल्टीमेटली ये कोलैप्स कर जाएगा। क्लियर है। दूसरा जो इसका डिफेक्ट है, यानी आप क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से जो स्टेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की किसी एटम में वो जस्टिफाई नहीं होती। ये डिफेक्ट हो गया, डिफेक्ट इन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। क्या डिफेक्ट है, स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन cannot be justified by this model। यानी इलेक्ट्रॉन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जो हैं अपोजिट हैं, अट्रैक्ट करेंगे, एनर्जी कॉन्टीन्यूसली कम होगी और अल्टीमेटली कोलैप्स कर जाएगा। दिस इज क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। तो इस थ्योरी के मुताबिक आप एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को जस्टिफाई नहीं कर सकते, लेकिन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी मौजूद है, प्रोटॉन भी मौजूद है। इसका मतलब है कि ये मॉडल जो है डिफेक्टेड है, इसको बेहतर करना होगा, अपडेट। इसके बाद जो बोहर हैं, एक और साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इसको अपडेट किया, बेहतर कर लिया। उन्होंने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते हैं लेकिन फिक्स सर्कुलर पाथ में रहते हैं। जब फिक्स सर्कुलर पाथ की बात करेंगे तो फिर ये थ्योरी नहीं लगेगी। अच्छा, दूसरा जो है वो स्पेक्ट्रम के बारे में है कि अगर ये एनर्जी कॉन्टीन्यूसली इमिट हो रही हो तो कौन सा बनेगा, कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम। यानी रदरफोर्ड मॉडल के मुताबिक स्पेक्ट्रम कॉन्टीन्यूस बनना चाहिए, लेकिन एक्चुअली क्या बनता है, इन एक्चुअल प्रैक्टिस लाइन स्पेक्ट्रम बनता है, लाइन स्पेक्ट्रम। इसका मतलब ये हुआ कि जो फॉर्मेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम है ये इस मॉडल से जस्टिफाई नहीं होती। तो ये दो डिफेक्ट हैं। एक है कि एनर्जी अगर कॉन्टीन्यूसली इमिट होगी तो ये कोलैप्स कर जाएंगे, और दूसरा ये है कि अगर एनर्जी कॉन्टीन्यूसली इमिट हो तो कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम बनना चाहिए, लेकिन एक्चुअली क्या होता है, एक्चुअली जो है कॉन्टीन्यूस नहीं लाइन स्पेक्ट्रम बनता है। तो स्पेक्ट्रम जो है हम बाद में पढ़ेंगे, इस चैप्टर में एक टॉपिक है स्पेक्ट्रम, वो जो है इंशाल्लाह बाद में पढ़ेंगे। मेरा ख्याल अब आपको डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस ये क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह अगला टॉपिक फिर पढ़ेंगे। थैंक यू।